हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम आप सभी के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। आरसीआई की क्या गाइडलाइंस है, किस सब्जेक्ट के बारे में हम कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे हम उसको अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। साइकोलॉजी के बहुत सारे जितने भी डाउट्स हैं हम आज क्लियर करने वाले हैं। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं, नेट की तैयारी कैसे करें साथ साथ अलॉन्ग विद द आवर बैचलर्स और मास्टर्स। सो आज सारे डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या भेजा गया है। सो समवन इज आस्किंग, आई एम अ नॉन साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट एंड आई वांट टू मेक अ प्रैक्टिकल फाइल फॉर एक्सटेक्स देन फ्रॉम। ओके ओके, ये पूछ रही हैं कि मैं एक नॉन साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो इनको नहीं पता कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी होती है, क्या करना होता है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे कंडक्ट करूँ और क्या कैसे बनाऊँ प्रैक्टिकल फाइल। ओके, एक एक करके हम देखते हैं इनके डाउट्स। आई वॉन्ट टू क्लियर द यूजीसी नेट in my master's second year, so where I should start? As of I told you that my basics are not clear. In 1.5 year I have to clear my basics and want to do good in my masters and in net also. Can you please guide me so that I can do this all the things? I'm so confused that from where I can get the material. अच्छा, ठीक है, okay. I don't want to copy the thing as usual, and I want to learn very good. Want to learn each and everything in detail. Okay, please guide me for net. ओके, सो एक एक करके इनका डाउट क्लियर करते हैं। पहले प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे हमको कंडक्ट करना है। देखिए, कोई भी टेस्ट हो या एक्सपेरिमेंट हो, वो आपको सब्जेक्ट के सामने करना होता है। सब्जेक्ट यानी कि टेस्टी के सामने के साथ करना होता है, ठीक है। सबके अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। इन्होंने बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रही हैं या बोल रहा है यूजीसी नेट साथ साथ हम मास्टर्स की तैयारी जैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, और बेसिक क्लियर अपने आप ऑलरेडी हो जाएंगे जब आप बैचलर्स या पढ़ाई में ध्यान देंगे। क्योंकि आप अगर ये सोचे कि 3 साल बैचलर्स हो गए, 2 साल हमारा मास्टर्स हो गया, उसके बाद हम 1 साल पॉज लेंगे और हम 1 साल में सारा पढ़ लेंगे स्टार्टिंग से, क्यों? गैप ईयर क्यों देना है? ड्रॉप क्यों करना है? ईयर एक वेस्ट क्यों करना है? बेसिक तभी से क्लियर होगा जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे और भूलेंगे नहीं, रिवाइज करते रहेंगे। क्योंकि वही सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम में दे के आएंगे। आप बैचलर्स जो पढ़ा रही हैं मैम, जो पढ़ा रहे हैं सर, आप जो पढ़ रहे हैं उसी टाइम आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। और आप ये ना मत सोचिए कि ठीक है, ये टॉपिक तो बस मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही हूँ, पर ये एग्ज़ाम निकल जाए बस इतना ही पढ़ना है। नहीं, आपको कभी ना कभी इससे रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम देना है, आप उस हिसाब से पढ़ें। आगे मैं कुछ आपको बुक्स रिकमेंड करूँगी, या मेरा चैनल है ही, टेलीग्राम चैनल्स है, या आप यूट्यूब से कोई भी किसी भी टीचर का आप सिलेबस देख सकते हैं। जैसे हम अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिकली बोलूँ तो मेरे चैनल पे सारा डला हुआ है, चाहे वो साइकोपैथोलॉजिकल हो, साइकोपैथोलॉजी सब्जेक्ट हो, बायोसाइकोलॉजी हो, थ्योरेटिकल अप्रोचेस हो, रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च मैथडोलॉजी, सब डला हुआ है। वोकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइको एनालिसिस, ये सब सारे, काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशनल, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, ये सारे डले हुए हैं, ठीक है। तो आप या तो ये कर सकते हैं दैट यू कैन वॉच माई यूट्यूब वीडियोज़, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, चाहे वो पीडीएफ के रूप में हो, चाहे वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हो, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या आप उस वीडियो के अगर नीचे लिख देंगे या मुझे पर्सनली आप कमेंट कर देंगे, मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम, ग्रेट। अब देखते हैं प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनाना है। टेस्ट के लिए अलग होता है फॉर्मेट, और एक्सपेरिमेंट के लिए अलग होता है। अगर आप प्रैक्टिकल फाइल में कोई टेस्ट कंडक्ट किया है आपने, तो उसको कैसे हम राइट डाउन करेंगे? सबसे पहले आएगा पर्पस। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी का
एंजाइटी लेवल देख रहे हैं या अग्रेशन देख रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? पर्पस ऑफ द टेस्ट क्या होगा? टू स्टडी और टू एसेस द अग्रेशन लेवल ऑफ द टेस्टी बाय यूजिंग, आपने जो भी स्केल है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस और दिस, या आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पूरा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। टू एसेस द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्टी गिवन बाय सो एंड सो डॉक्टर, या जिन्होंने भी वो दिया है, बाय यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस स्केल, राइट। तो ये पूरा आपका पर्पस आ जाएगा। जो भी आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, उस टेस्ट में आप क्या निकाल रहे हो, वो किसने दिया है, और वो आप कौन सा स्केल, कौन सा क्वेश्चनर यूज़ करके आप कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन। अगर आपका टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ये सारे आप एक्सप्लेन करोगे। अगर हैप्पीनेस के ऊपर है तो आप उसके मॉडल्स, हिस्ट्री, डेवलपमेंट डिस्कस करोगे। अगर कोई इंटेलिजेंट या पर्सनालिटी का टेस्ट है तो आप उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन करोगे। 8 से 10 पेज मिनिमम होते हैं ओनली इंट्रोडक्शन में, राइट। इससे अब तो आराम से जा सकता है। फिर हम लिखेंगे अबाउट द टेस्ट। अबाउट द टेस्ट में क्या होता है? अबाउट द टेस्ट में सबसे पहले वही पर्पस लिखेंगे कि हाँ ये टेस्ट इस चीज़ के लिए बना है, मतलब हम ये निकाल रहे हैं, और इसमें 72 आइटम्स हैं या 43 आइटम्स हैं या 15 या 10 ही आइटम्स हैं, और इसमें इतने ऑप्शंस हैं, बस, राइट। फोर्थ इज, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम प्रैक्टिकल फाइल में? हमारी मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी मतलब हम टेस्टी का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ध्यान रखना, हम अभी टेस्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। मेथडोलॉजी में आएगा नेम। फाइल में मेनली नाम, नेम, जैसे अगर किसी का नाम फाल्गुनी है या किसी का नाम चित्रा है या विशाखा है, ठीक है, या राहुल है, तो हम विशाखा, राहुल, ये हम जब टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो उस क्वेश्चनर के ऊपर हम लिख सकते हैं जहाँ पे नेम, सेक्स, एज लिखा होगा। लेकिन हम प्रैक्टिकल फाइव में XYZ या ABC लिखते हैं। रिमेंबर, सेक्स मेल फीमेल हो गया, एज हो गया, एजुकेशन वो क्या पढ़ाई कर रहा है, कंडीशन नॉर्मल। फिर आएगा मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें वो चीज़ करने के लिए क्या क्या लगा है, पेंसिल, इरेजन, क्वेश्चनेयर, मैनुअल, ठीक है। प्रोसीजर, कि हम टेस्टी को बुलाया, हम बुलाएंगे। प्रोसीजर में विल भी आता है और एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन में हम कर चुके हैं, वॉज आता है, राइट। सो प्रोसीजर और एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली इसका कंटेंट सेम ही होता है, बस पास्ट और फ्यूचर में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोसीजर की बात करें, सो इट विल बी लाइक testy will be bring to the lab, और will establish repo, और सारे क्वेरीज, हमारे डाउट्स क्लियर किया गया, उनको अच्छे से बैठाया गया है। सो आप विल आके आप पूरा लिख सकते हैं कि उनको बुलाया है हमने, रेपो स्टैब्लिश किया है, सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, क्वेश्चनेयर दिया है, कंडक्ट करवाएंगे हम, और हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ख़त्म, और डेस्टी को थैंक्स बोल के भेज देंगे। फिर इंस्ट्रक्शंस, जो आपको क्वेश्चनेयर दिए होंगे उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आता है कि आपको 42 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आपको 5 ऑप्शन है, आपको जो सही लगे आपको इसमें टिक लगाना है, ये लिखना है आपको, सिंपल। ये आपको ये मैम भी बता देंगे अगर नहीं लिखा है उस क्वेश्चनेयर में, और मोस्टली लिखा हुआ आता है ऊपर ही ऊपर। नेक्स्ट है एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन। सेम प्रोसीजर का वही पास्ट में हो जाएगा। हमने टेस्टर को बुलाया था, हमने ऐसे बैठाया था, हमने ये किया था, वो किया था, करने के बाद उनको हम थैंक्स बोल के हमने भेज दिया था अच्छे से। फिर आता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ये जो आपको टेस्ट जो आप कंडक्ट कर रहे हो उसके मैनुअल में आपको मिलेगा रिलायबिलिटी लिखा हुआ और वैलिडिटी लिखा हुआ। आई होप कि आपको इन दोनों का मतलब पता होगा। सेम टू सेम एज इट इज लिखना होता है, राइट। उसके बाद आता है नॉर्म्स। नॉर्म्स भी नॉर्म टेबल बनी हुई रहती है। स्कोरिंग कैसे करना है ये सब आपको मैनुअल में मिल जाएगा, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म टेबल, नॉर्म्स एंड स्कोरिंग। अब रिजल्ट टेबल भी आपको मिल जाएगा, मैं आगे आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी, ठीक है। जैसा आपका टेस्ट है उस हिसाब से आपका रिजल्ट टेबल बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं, उसमें 5 कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट्स है, तो हम 5 के नाम लिखेंगे, उसमें कितने रॉ स्कोर्स आए और उसका इंटरप्रिटेशन क्या आएगी, आपका रिजल्ट टेबल हो जाएगा फॉर एग्जांपल। उसके बाद डिस्कशन सबसे बड़ा पार्ट होता है इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है।
कैसे डिस्कशन में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा पर्पस, लिखेंगे हम, लिखेंगे हेडिंग डिस्कशन, उसके नीचे स्टार्ट करेंगे, इस टेस्ट का ये पर्पस था, इसमें ये निकाला गया और हमने इसको ऐसे कंडक्ट किया। इसमें हमने फॉर एग्जांपल अग्रेशन कर रहे हैं तो हमने इसमें अग्रेशन की बात की, अग्रेशन के बारे में कुछ लाइनें लिख देंगे या एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर इस डायमेंशन में या इस फैक्टर में या इस चीज़ कंपोनेंट में इसका ये रॉ स्कोर आया, जिसको जब हमने नॉर्म टेबल में देखा तो हमें पता चला कि इसका अग्रेशन हाई है। और अगर किसी का अग्रेशन हाई होता है तो वो इंसान कैसा 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 होता है, और लो होता है तो कैसे 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 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? इसलिए ये बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, फिर आपने इस यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया आपने उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। डिस्कस करने के बाद कॉन्क्लूजन, ये छोटा होता है, हाँ भाई ये टेस्ट इसलिए था और और हमारा रिजल्ट ये निकला कि आदमी जो भी आपका टेस्ट ही है वो अग्रेशन में हाई है या लो है, बस ख़त्म, ये कॉन्क्लूज़न निकला। रेफरेंस में आप लिखोगे मैनुअल एपीए फॉर्मेट में, ठीक है, जो भी आपको मैम ने मैनुअल दिया होगा कि जो भी टेस्ट आप कर रहे हो उसका। और अगर आपने किसी बुक से इंट्रोडक्शन लिखा है या नेट की मदद ली है तो उसका लिंक, ठीक है, उसका वेबसाइट का पूरा, लेकिन एपीए फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, सो ये फॉर्मेट है टेस्ट का। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं लैब में, ठीक है, तो इसमें हम जब फाइल बनाते हैं सबसे पहले लिखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम, राइट, कि हम क्या देखना चाह रहे हैं। हम किसी का रिएक्शन टाइम या रिस्पॉन्स टाइम स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम क्या है, और अगर आप स्टार्टिंग में मैम आपको बता देंगे कि भाई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम इसमें ये निकालना है, तो हम ये स्टडी कर रहे हैं, तो आपको टू स्टडी दिस दिस दिस। फिर आता है हाइपोथेसिस कि भाई रिएक्शन टाइम इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, विल बी लेसर देन दिस, हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, राइट, तो ये हाइपोथेसिस हो गया। फिर जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसमें आपके दो वेरिएबल्स होंगे जिसके ऊपर आप काम कर रहे होंगे, रिलेशन देख रहे होंगे। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ रिस्पॉन्स हो गया, नंबर ऑफ लिस्ट हो गया, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है आपका उस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके वेरिएबल्स बदल जाएंगे। फिर वही सेम इंट्रोडक्शन जो अब मैंने टेस्ट में बताया, अगर आप साइकोफिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप पूरा उसके बारे में लिखोगे ब्रॉड, ठीक है, काफ़ी बड़ा अच्छे से एलैबोरेट करके लिखोगे। फिर आता है अबाउट द एक्सपेरिमेंट, देखिए उसमें अबाउट द टेस्ट था, इसमें अबाउट द एक्सपेरिमेंट है कि एक्सपेरिमेंट किस लिए है, हम क्या कर रहे हैं, और थोड़ा सा उसके बारे में और हम कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, बस अबाउट द एक्सपेरिमेंट में इतना ही आएगा। फिर आता है मैथडोलॉजी, वही सेम। अब हम उसमें टेस्टीज इंट्रो लिख रहे थे ना, टेस्टी बोलते हैं वहाँ पे, यहाँ पे सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का इंट्रो, तो सब्जेक्ट का नेम ABC या XYZ जो भी है, ठीक है, आपने जिस पे भी कंडक्ट कर रहे हैं आप, जिस भी व्यक्ति पे, एज क्या है, सेक्स क्या है, एजुकेशन क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, और कंडीशन नॉर्मल। फिर है मटेरियल रिक्वायर्ड, आपने पेन का यूज़ किया, पेंसिल का यूज़ किया है, और अपने वॉच का यूज़ किया है, और आपने स्क्रीन का यूज़ किया है, और आप और क्या यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चनेयर क्या था, क्वेश्चनेयर तो खैर उसमें आएगा, ठीक है, आपने वाइट पेपर यूज़ किया है या मैनुअल जो मैम ने दिया आपने उसकी हेल्प ली है, ठीक है। सो पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब मटेरियल रिक्वायर्ड में आ जाएगा जो भी आपने यूज़ किया है कंडक्ट करते वक्त। फिर होता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जो हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे अपने एक्सपेरिमेंट का, वो कैसा दिखेगा, उसका एक खाली रूप, उसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, वो मैं आगे बताऊंगी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कैसा होता है, कि हाँ ये बस देखने का एक वे है कि हाँ ऐसा कुछ ही बनेगा, हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल बनने वाला है, ठीक है। फिर है प्रोसीजर, वही सेम है, इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे, मैम बता देंगे, आप खुद ले सकते हैं कि हमने उनको बोला कि आप ऐसे ऐसे कंडक्ट करना है, ऐसे ऐसे कि हमने अपने सब्जेक्ट को बोला, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन बोल ही दिया। फिर कंट्रोल्स, कि हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं, हम टेम्परेचर, लाइट, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं ना। थर्ड है इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, जिसके ऊपर हम कंडक्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर, उनसे पूछेंगे 3 से 5 क्वेश्चन, आप समझ लो 3 क्वेश्चन पूछेंगे। एक
आपको एक्सपेरिमेंट चालू होने से पहले आपको कैसा फील हो रहा है, हाउ डू यू फीलिंग, ठीक है, हाउ यू फीलिंग। अब वो जो भी आंसर दे आप उनका आंसर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे आप करते हुए आपको कैसा लग रहा है, या कैसा लग रहा था, और आप करने के बाद कैसा लग रहा है, और ये तीनों क्वेश्चन लिखेंगे, और जो भी आपके सब्जेक्ट ने जिसके ऊपर आप ये कंडक्ट कर रहे हैं उसका आंसर लिखेंगे, राइट। ये होता है इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। फिर ऑब्जर्वेशनल टेबल, ठीक है, मैं आगे बताती हूँ कैसे बनेगा ये। फिर डिस्कशन कि हमने क्या निकाला, हमको क्या मिला, और कंक्लूजन में हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो प्रूव हुई कि प्रूव नहीं हुई, एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई, राइट। रेफरेंस मैंने आपको बता ही दिया, आपने कहाँ से देख के मदद ली है, इंट्रोडक्शन कौन सी बुक या कौन सी गूगल से कहाँ से लिखा है अपने साइट से, राइट। और ये भी एपीए फॉर्मेट पे होना चाहिए। ये देखिए जैसे कि ये एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है कि हम जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमारी टेबल जो होती है, जैसे टेस्ट में हमारा रिजल्ट टेबल होता है, वैसे ही यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल जो है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। ये खाली ही रहती है, आपको खाली ही बनानी है, और आपके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ऊपर वाली चीज़ें बदल जाएंगी। अब देखिए जो हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल बनी है वो कुछ इस तरीके से बनी है, उसी फॉर्मेट में जो हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और एक एक प्रैक्टिकल के लिए आपके जो भी रिस्पेक्टिव टीचर है वो हेल्प ऑटोमेटिक कर देंगे। मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। आई एम गाइडिंग यू जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज टेल अबाउट आरसीआई गाइडलाइंस एंड बेस्ट अफोर्डेबल कॉलेजेस फॉर एमएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। Please clear each and everything about RCI guidelines. Okay, it is so confusing, and please clear that how can BSc psychology honors students can become a clinical psychologist. देखिए RCI वाले वाले जो गाइडलाइंस है वो तो सब कंफ्यूज हो रहे हैं और सारे बच्चे पूछ रहे हैं। देखिए इन्होंने देखिए पहले क्या था कि आप साइकोलॉजिस्ट कैसे बन सकते थे। पहले क्या था, पहला स्टेप भैया बैचलर्स करेंगे 3 साल की, 2 साल की मास्टर्स करेंगे, एमफिल करेंगे 1 से 1.5 या 2 साल की, या तो आप एमफिल करेंगे या तो आप पीएचडी या साइडी करेंगे। ओके, ये सिंपल स्ट्रक्चर था, मास्टर्स बैचलर्स मास्टर्स एमफिल या बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी, ये सिंपल था। मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, हाउ यू कैन बिकम एन साइकोलॉजिस्ट, सो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रीफ नहीं कर रही हूँ, राइट। पर यहाँ जो एमफिल वाला है वो विवाद में आने लग गया। आरसीआई जो गवर्नमेंट लेवल अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या बोला कि अब हम नया चीज़ लॉन्च कर रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि एमफिल हम हटा देंगे, पर उसके आगे कुछ उन्होंने गाइडलाइंस दी नहीं। फिर उन्होंने बोला कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, साइकोलॉजी, हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। ओके नाइस, बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे हैं, उसके बाद हम साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, आर्ट से रजिस्टर्ड है, ठीक है, ऐसे ऐसे होगा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही ले सकते हैं साइकोलॉजी। जैसे अभी जो आर्ट से आ रहे थे वो बीए इन बैचलर्स इन आर्ट, ठीक है, बीए साइकोलॉजी भी कर सकते थे, और जो साइंस से आते थे वो बीएससी साइकोलॉजी कर सकते थे। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि साइकोलॉजी सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास साइंस हो, क्योंकि हम एक ही प्रोग्राम निकाल रहे हैं, बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये भी अजीब सा अनाउंसमेंट था, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी हटा दिया। फिर ये बोल रहे हैं हम एमफिल में ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी कोई क्लियर गाइडलाइंस आई ही नहीं है कि ये एमए में, मतलब मास्टर्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी या कोई ब्रांच निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। अभी तक तो यही है कि हाँ, एमफिल का जो प्रोग्राम था वो वैसा ही चलेगा। जैसे ही न्यू अपडेट आएंगी आई विल इन्फॉर्म यू, बट अभी कोई गाइडलाइंस आ रही हैं लेकिन कोई भी क्लियर गाइडलाइंस अभी तक नहीं है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और इट इज़ वेरी सैड, क्योंकि एक आरसीआई हम कह सकते हैं कि बहुत हाई लेवल गवर्नमेंट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट लेट्स सी आगे क्या अनाउंसमेंट आता है। अभी तो आप जहाँ हो वहाँ अच्छे से पढ़ो बस। कुछ बुक्स मैं आपको गाइड कर देती हूँ। और देखिए कॉलेजेस का तो क्या बोलूँ, जो भी है आप फाइट करके जिस कॉलेज में जाते हो डेफिनेटली वो कॉलेज अच्छा होता है। अगर आप उस कॉलेज में नहीं भी जाओ तो सेंट्रल ये सब ठीक है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। पर आप कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट मत लो कि भाई कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो मेरा कुछ होगा नहीं, या कोई फ़ायदा नहीं है इतना पढ़ने का क्योंकि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है। नो,
अपना नॉलेज स्किल अच्छा बनाओ। एक छोटे कॉलेज से भी एक इंसान बहुत बड़ा आदमी बन सकता है और एक बड़े कॉलेज से भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कोशिश करो अच्छा कॉलेज मिले। कॉलेज के ऊपर मैं एक डेफिनेटली अलग वीडियो बना दूंगी, बट दिस इज़ वॉट आई हैव टू से, राइट। ठीक है, बुक्स में आपको बेसिक बेसिक बुक्स बता देती हूँ, जो अगर आप इसमें से पढ़ लोगे ना तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और एमए या कंपटीशन के लिए कौन से पढ़ना है, राइट। देखिए, सबसे अच्छी कॉमन फेमस मैं जो भी बोलूँ ये जो बुक्स हैं उसमें से है सिसरेरी मॉर्गन बैरन, ये वाली जो साइकोलॉजी की बुक है, बेसिक जनरल साइकोलॉजी जो है, ये सबको पढ़ना है और आप रटे जाओ, क्योंकि ये बेस है, बेसिक है। आपको ये नहीं आएगा तो आपको बहुत आगे दिक्कत आएगी। बेसिक बुक्स देखिए यही सी है, यही दोनों है, द येलो वन एंड वाइट वन, सिसरेली, गिरीश मिश्रा, राइट, और मॉर्गन। ओके, ये दो बुक बहुत बेसिक है। ये देखिए बैरन वाली गिरीश मिश्रा, ये दो उसमें आती है, राइट। और क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए ये अमित पवार सर है, साइकोलॉजी विद इन, ठीक है। पावर विद इन साइकोलॉजी जो है ये बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इनका भी यूट्यूब चैनल है, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं ये प्लेटफॉर्म। और इनकी बुक्स भी काफ़ी अच्छी हैं डेफिनेटली। मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी की बुक देखी है, पढ़ी नहीं है, बट आई कैन से इट इज़ गुड। बाकी सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, राइट। और जो जिनको जो बैचलर्स कर रहे हैं और जिनको मास्टर्स अच्छी जगह से करना है उनके लिए ये मास्टर्स वाली बुक भी बहुत अच्छी है, ये मैंने पढ़ी है। सो आई होप आपको ये सारी बुक्स रिकमेंडेशन अच्छी लगी हो, क्योंकि बेसिक बेसिक है। देखिए बुक्स तो बहुत सारी हैं, पर मैं बेसिक ही बताऊंगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। और लास्ट में बस ये कह के जाना चाहूँगी, अभी तुम जिस ईयर में हो, अभी तक नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, बैचलर्स में हो मास्टर्स में हो कोई बात नहीं, पढ़ना स्टार्ट कर दो, तभी जल्द से जल्द एक अच्छी जगह पहुंच पाओगे। बेसिक अभी ही क्लियर करो। अभी क्यों सिर्फ तुमको एग्ज़ाम दे के हटाना है, बाद में क्यों पढ़ोगे, क्यों ईयर गैप करना है जब आप वही पढ़ रहे हो। 5 साल अगर आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से दे दोगे ना, अपने आप आपको कोई भी एग्ज़ाम उसमें पास कर सकते हो आप आराम से अपने सब्जेक्ट में, राइट। सो कीप स्टडिंग। और बहुत शुक्रिया आपका, ये वीडियो आपने मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक देखा। और कोई डाउट्स है प्लीज़ पूछिए, मैं आपको बताऊंगी, मैं वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसे लगा। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और हंसते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।